क्या बात है, कुछ नाराज़ सी लग रही हो? कुछ नहीं यार, ऐसे ही बस। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है। बताओ क्या बात है। क्या बताऊँ यार, बार बार वीज़ा स्टेटस चेंज होता है, जॉब छोड़ना पड़ता है बार बार, बस वही हमेशा का। क्या हुआ, बताओ तो सही। 6 साल पहले हम लोग यूएस आए थे, तो हम L1 पे आए थे। मेरे हस्बैंड का L1 था, तो मुझे L2 मिला था। यहाँ आके L1 EAD अप्लाई किया, कुछ महीने वेट किया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग। 3 साल लगभग मैंने काम किया, तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड का H1 भी पिक हो गया लॉटरी में। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा अब H4 पे आ गया है, जो मेरा स्टेटस है वीज़ा का। और अब मैं काम नहीं कर सकती, अब दोबारा से H4 EAD अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मेरा जो करंट जॉब है वो छूट गया। अभी फिर से वेट करना पड़ेगा, H4 का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा EAD के लिए, फिर वो आएगा, फिर मुझे दोबारा जॉब स्टार्ट करना है। बस यही चलता रहता है। आई अंडरस्टैंड। यहाँ की यही तो प्रॉब्लम है। हस्बैंड लोगों की स्पॉन्सरशिप में वीज़ा लग जाती है और वो हमें एक देश से दूसरे देश घुमाते रहते हैं और हमें बिल्कुल। उनके साथ जाना पड़ता है। और हमें अपनी जॉब भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। बिल्कुल। कोई अगर अमेरिका आता है तो पेरेंट्स को वहाँ लगता है कि बेटा या बेटी तो अमेरिका चले गए तो बस हो गया। पर यहाँ आने के बाद हमें ही पता होता है कि हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं इन वीज़ा के चक्कर में। दूर बैठे सबको लगता है कि यहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़ाज़, डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ये सब तो हमें ही झेलना पड़ता है। और फिर इतने इतने यहाँ अपने देश की तरह जो भी हम फ्रीली अपने देश में कर सकते हैं उतना फ्रीली तो हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं। हाँ यार, वही तो। यहाँ हर कोई डिफरेंट वीज़ा पे आता है। कोई L1 पे आ रहा है, कोई L1B पे आ रहा है, कोई H1 पे आ रहा है। सबके अलग इश्यूज़ है, रिन्यूअल इश्यूज़ अलग हैं, की टाइम अलग है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, L1 वालों का ग्रीन कार्ड तो फिर भी जल्दी आ जाता है, और किसी कैटेगरी में हो तो उसको सालों लग जाते हैं कि वो लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होगी, नेवर एंडिंग। इट्स टू मच। बिल्कुल। सच में हम लोग तो अपने हस्बैंड के वीज़ा स्टेटस पे इतने डिपेंडेंट है ना। आईटी वालों को तो फिर भी वीज़ा मिल जाता है, लेकिन उनके स्पाउसेस को वीज़ा मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एग्जैक्टली। एनीवेज, आप स्कूल से कब आए? बस कुछ ही देर पहले। चलो यार, वॉक करके बात करते हैं। हाँ चलो। अपने बारे में कुछ बताओ, कब यूएसए आए, यहाँ आके वर्क परमिशन कैसे मिला, कितना टाइम लगा ईएडी वगैरह आने में, और कैसा यहाँ पे मतलब सब सिस्टम होता है, कुछ जानने को मिलेगा। मतलब हम लोग बहुत कम ही मिल पाते हैं, और कभी मिलते हैं तभी भी कुछ खास बात नहीं हो पाती है। बताओ अपने बारे में कुछ। हाँ यार, बात तो सही है। तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग 2015 में यहाँ पर आए थे। तो मेरे हस्बैंड का उस टाइम H1 वीज़ा था और मैं थी H4 वीज़ा पे। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ आने के बाद पता चला कि H4 वीज़ा पे आप तब तक जॉब नहीं कर सकते जब तक आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस में नहीं आता है और उसका I-140 डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता है। तो ओह। सबको लगता है कि यार H4 वीज़ा वाली सारी स्पाउसेस जो होती है वो तो काम करती है। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक कि आपका I-140 डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता आप काम नहीं कर सकते। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ आके जॉब चेंज कर ली, तब तक हमारा I-140 आया नहीं था। तो फिर इसलिए इस चक्कर में हमारा वो प्रोसेस भी चला गया। अब दोबारा से ऐसे करते करते उन्होंने 2-3 बार कंपनी चेंज कर ली। तो इस अच्छा। चक्कर में 5-6 साल तक तो मेरा EAD आया ही नहीं। और अभी जाके फाइनली मेरा EAD आया है ओके। फाइनली। तो अब मैंने जॉब करना शुरू किया है। चलो, दैट्स गुड। हाँ, कुछ तो शुरुआत हुई ने। हाँ, बहुत कुछ जानने को मिला यार आपसे। और स्कूल्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताओ, क्या होता है, ट्रेनिंग कैसी मिलती है वहाँ पर? यार स्कूल का ऐसा होता है ना कि स्कूल में मैंने फ़िलहाल तो पार्ट टाइम जॉब किया है, पर आप चाहो तो वहाँ पे फुल टाइम भी ले कर सकते हो जॉब। ओके। बट आपका विश होता है कि आपको पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, डिपेंड्स ऑन योर विश। तो मैंने क्या किया है ना कि मैंने सोचा कि जब तक मेरी बेटी स्कूल में है तब तक मैं जॉब कर लेती हूँ। तो मैंने पार्ट टाइम जॉब लिया 9 to 2 का, जहाँ पर मैं असिस्टेंट टीचर वाला सही जॉब है, करती हूँ। बच्चे के लिए भी इजी है। हाँ एग्जैक्टली। तो थोड़ा ये भी होता है कि मैं बच्चे को टाइम दे पाती हूँ। राइट उसके राइट। बाद मतलब मैं स्कूल जाती हूँ तो वो भी स्कूल जाती है, वो आती है उससे आदि। पहले मैं आ जाती हूँ। बिल्कुल सही तो है। मेरे लिए बहुत सही है। और मेरा जो जॉब है उसमें असिस्टेंट टीचर का रोल है, तो इसकी वजह से ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है। तो लीड टीचर जो सिखाती है बच्चों को वही हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता है और बच्चों को सिखाना होता है। ओके। तो हम लोग बच्चों को वही सारी चीज़ें सिखाते हैं। और बेसिकली मेरा एज ग्रुप जो है
वो थोड़े छोटे बच्चों का भी है, मतलब 3 to 6 ईयर्स का एज ग्रुप है। ओके। तो हम लोगों को कभी कभी बच्चों को गाइड करना पड़ता है कि देखो बेटा ऐसे ऐसे नहीं बिहेव करते हैं, वैसे बिहेव करते बिहेवियर हैं। भी। सो बिहेवियर को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि Yeah. आपको सिखाना पड़ता है उनको कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये सारी चीज़ें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ क्योंकि बच्चे तो मुझे बहुत पसंद है। नाइस नाइस। हाँ, और हमें बहुत तरह की सर्टिफिकेशंस करवाई जाती है, जैसे कि बेसिक ट्रेनिंग्स और फिर मेपिंग ट्रेनिंग, जो असिस्टेंट टीचर्स को किस तरह से बच्चों से बात करनी है, किस तरह से नहीं करनी है, ये सब उसमें सिखाया जाता है। उसके अलावा ये भी समझाया जाता है कि क्या क्या पढ़ाई में करिकुलम में होता है, क्या नहीं होता है। तो यही सब बट सीखने में बड़ा अच्छा लगा क्योंकि No, ये सब no, पहले it's कभी good. किया नहीं था। No, it's good. या तो सर्टिफिकेशंस तो यहाँ पे मस्ट होते हैं कि अगर आप स्कूल में जॉब कर रहे हो तो आपको करना ही है। राइट। तो एक होता है 90 आवर्स वाला एक ट्रेनिंग, सॉरी 30 आवर्स वाला एक ट्रेनिंग होता है जो आपको 90 डेज़ में ख़त्म करना होता है। ओके। बट आप कर सकते हो बेसिकली। तो या वो भी होता है, और फिर इन पर्सन ट्रेनिंग्स भी कई सारी होती है, बट आपका चॉइस होता है कि आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है। और उसके अलावा जब आप ये सब ख़त्म कर लेते हो तो आप लीड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप लीड टीचर भी बन सकते हो प्रोग्रेसिवली। हाँ। राइट। तो बस यही सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बाय द वे, आपकी जान पहचान में या फिर आपके आसपास के ब्लॉक में कोई घर खाली है क्या? शायद एक 2 बेडरूम खाली है, बट इट्स रियली एक्सपेंसिव, इट्स अराउंड $26। किसके लिए? वो मेरी एक फ्रेंड है, सियाटल में नई नई आई है, मैरिड कपल है, तो उनके लिए देखना है। अगर बच्चा नहीं है तो बहुत अच्छा है, फिर तो वो और भी प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज़ ना लेक वाशिंगटन स्कूल डिस्ट्रिक्ट एरिया। दिस स्कूल डिस्ट्रिक्ट इज़ रियली गुड, ऑल स्कूल्स आर रियली हाई रेटिंग्स। सो रेडमंड सिटी, कर्कलैंड, हाफ ऑफ समामिश फॉल्स अंडर दिस। तो यहाँ पे यूजुअली पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं ना वही रहना प्रेफर करते हैं, बट दे कैन एक्सप्लोर अदर प्लेसेस वेयर हाउस रेंट्स माइट बी लिटल लेस एक्सपेंसिव, बिकॉज हियर इट्स टू वे एक्सपेंसिव। सो या हाँ यार, सही कह रही हो। वैसे वो थोड़ी देर में आने ही वाली है, तो हम उससे बात भी कर पाएंगे। वो रही। हाय माया। हाय श्वेता, कैसी हो? मैं बस बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया। माय फ्रेंड नेहा। हाय, हाय नेहा, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। चलो वॉक करके बात करते हैं। हाँ चलो। हाय, आई एम प्राजक्ता। हाय, आई एम माया। आप नए हो गए यहाँ पे? हाँ, मैं बस अभी देख रही हूँ, मुझे ये सोसाइटी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे इंडियन स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी में तो बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और हर चीज़ मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे तो आपको सही लगेगा यहाँ पे। हाँ, ये कम्युनिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव है बाकी जगह से। सोसाइटी एक्सपेंसिव तो है, लेकिन यहाँ इंडियन फेस्टिवल इतने अच्छी तरह से सेलिब्रेट किए जाते हैं कि आपको इंडिया में रहने की कमी महसूस नहीं होने देंगे ये सोसाइटी में। बेलव्यू में भी देख सकती हूँ, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है, तो तुम वहाँ एंजॉय करोगी। मैं पहले बेलव्यू में ही रहती थी। कोविड टाइम पे मेरा बेटा वहीं स्कूल जाता था, बट मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा वहाँ का स्कूल, इसलिए हम यहाँ लेक वाशिंगटन स्कूल डिस्ट्रिक्ट में मूव हो गए। स्कूल तो अच्छे हैं, पर जो स्कूल हमें पसंद है उसके आसपास हमें कोई घर नहीं मिल रहा है, और जो घर हैं भी अगर कोई 2 बेड 2 बाथ देख रहे हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, अबव लाइक $2,800 और $3,000। आजकल वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, हमेशा ऐसा ही रहता है क्या? सियाटल का वेदर तो वैसे वेट ही है। यहाँ पे 12 महीने में तो 8 महीने तो बारिश ही होती है,
मुश्किल से 4 महीने मिलते हैं समर के, जो जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, बच्चों को कहाँ लेके जा सकते हैं, वही 4 महीनों में जी लो अपनी ज़िंदगी। वेदर तो अच्छा है, उसमें नो डाउट, लेकिन सनलाइट का थोड़ा रहेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा विटामिन डी की टैबलेट्स लेनी पड़ती है, और मोस्टली तो विंटर में तो लेनी ही लेनी है। करना है हमें करना है, कुछ करके हमें दिखाना है, अपने ही बलबूते पर, अपने ही मनोबल पर। पहुंचना है हमें उस शिखर पर, अपनी ही काबिलियत पर। तोड़ ना पाए कोई इस मनोबल को, डट के रहना है हमें हर मुकाम पर। हाय श्वेता, आओ बैठो। बहुत अच्छी कविता रिसाइट करती हो यार। थैंक यू। हाँ यार, बस कभी कभी टाइम पास के लिए कर लेती हूँ। पर बहुत अच्छा करते हो। अच्छा, तो आप किसी ऑथर को फॉलो करते हो? हाँ, मैं पॉम्पी मजूमदार को फॉलो करती हूँ। वो हमारी सोसाइटी में रहते थे पहले, अभी रिसेंटली वो न्यूयॉर्क मूव हो गए। हम उन्हें रिद्धि नाम से बुलाते थे, पर उनका ऑफिशियल नेम पॉम्पी मजूमदार है। सी, दिस इज़ हर बुक, दिस इज़ रियली नाइस बुक, दिस इज़ द बुक फॉर ऑल एजेस। हर एजेस के पर्पज़ से ये बुक यूज़ की जा सकती है। इट हैज़ वेरी ईजी लैंग्वेज, जैसे स्कूल और कॉलेज के बच्चे अपने कल्चरल इवेंट, स्कूल फेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी ईजी लैंग्वेज एंड वेरी नाइस बुक। अच्छा, उनकी बुक्स कहाँ मिलेंगी? मैं अपने स्कूल में उनकी बुक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए गुजारिश करूँगी। हाँ, amazon.in, amazon.com, flipkart.com, उनके बुक्स हर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। और वो सिर्फ बुक्स नहीं लिखते हैं, वो काफ़ी ब्लॉग साइट्स के लिए, वेबसाइट्स के लिए ब्लॉग्स भी लिखते हैं। और wordpress.com पे उनके 100+ ब्लॉग्स हैं, और वो ट्रैवल साइट्स के लिए भी ब्लॉग्स लिखते हैं। अच्छा, तब तो मैं भी एक बार देखूँगी। उनके किंडल पे भी एडिशंस हैं, और उनकी पोइट्री बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होती है। यूजुअली क्या होता है, जब आप पोइट्री पढ़ो तो आपको डिक्शनरी देखना पड़ता है, क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं समझ आते। पर इनकी पोएम्स इतने सिंपल वर्ड में खुद पे खुद मीनिंग समझ आ जाता है, वेरी सिंपल, और वो अच्छा लगता है कि आपको समझ आ रहा है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तोड़ के हर जंजीरें हमें आगे निकल जाना है, पहुंचना है हमें उस शिखर पर अपनी ही काबिलियत से। करना है हमें करना है, कुछ करके हमें दिखाना है, अपने ही बलबूते पर, अपने ही मनोबल पर। पहुंचना है हमें उस शिखर पर अपनी ही काबिलियत पर। तोड़ ना पाए कोई इस मनोबल को, डट के रहना है हमें हर मुकाम पर। तोड़ के हर जंजीरें हमें आगे निकल जाना है, पहुंचना है उस शिखर पर अपनी ही काबिलियत से। करना है हमें करना है, कुछ करके हमें दिखाना है, अपने ही बलबूते पर, अपने ही मनोबल पर। उनका पोएट्री बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग है ना? हाँ। अरे यार, पता नहीं माया का क्या है, शायद यहाँ घर नहीं लेगी, बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ। हाँ यार, मुझे भी एक चीज़ समझ नहीं आती, जैसे अगर किसी और कंट्री में जाओ, यूजुअली एनुअली 5 to 10% हाउस रेंट इंक्रीज़ होता है। यहाँ तो झट से 20-25% इंक्रीज़ हो जाता है जब से हम आए हैं। मुझे समझ नहीं आता, मे बी कोविड की वजह से ये इन्फ्लेशन है, या यही यहाँ का सिस्टम है, पता नहीं। हाँ यार, बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे एक फ्रेंड बेलव्यू में रहते हैं, वो 2000 पे करते हैं 1 BHK का, ऊपर से यूटिलिटी बिल अलग। हम लोग पहले सैन होजे रहते थे, तब हम 2400 पे करते थे, वो भी 6 साल पहले की बात बता रही हूँ। और यहाँ देखो, अभी से इसका 2400 1 BHK का हो रखा है। मैं भी पहले सैन होजे रहती थी, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पे एक्चुअली एप्पल का कैंपस है, तो काफ़ी एप्पल एम्प्लॉयज़ रहते हैं, तो काफ़ी इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे भी। काफ़ी अच्छे इंडियन स्टोर्स, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर्स, टेम्पल्स हो गए जैसे, और इवन इंडियन ज्वेलरी और इंडियन क्लोथिंग, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा लगता था मुझे वहाँ पे। और फिर जहाँ ज़्यादा इंडियंस रहते हैं ना, तो थोड़ा इन्फ्लेशन तो रहता है वहाँ पे। हाँ यार, मैं तो ये कहूँगी कि सैन होजे यहाँ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ। जब हम सियाटल आए थे, तो हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया से हम थोड़े से कम एक्सपेंसिव एरिया में शिफ्ट हो गए, लेकिन अब देखो यहाँ के रेट भी वैसे ही हो गए। बेलव्यू और रेडमंड में तो माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, इन सारी कंपनीज़ की वजह से रेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि $2,200 और से लेकर $3,000 के बीच में ही आपको 2 BHK मिलेगा, अदरवाइज़ तो भूल ही जाओ।
हाँ, यहाँ सिएटल एरिया में जितने भी यूजुअली इंडियंस हैं सब माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़ोन वाले हैं। वही कि जहाँ पे भी इंडियन कम्युनिटी और ये अच्छे कैंपसेस हैं, इन्फ्लेशन तो है ही, वो तो है।